नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। तो निष्ठा प्रशिक्षण में 3 प्रशिक्षण हो चुके हैं 3 मॉड्यूल पर, और जो हमारा अगला मॉड्यूल अब आने वाला है उस पर है अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता और अधिगम में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन सारी चीज़ों पर चर्चा की गई है और आगे भी अधिगम पर चर्चा की जा सकती है। और एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिगम के विभिन्न आयामों पर ज्ञान प्राप्त कर ले। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि अधिगम के विभिन्न पहलुओं पर, अधिगम के विभिन्न आयामों पर उसको ज्ञान होना चाहिए। अधिगम का तात्पर्य है लर्निंग, सीखना। तो एक शिक्षक के लिए सीखने के नियम, सीखने के सिद्धांत और भिन्न भिन्न चीज़ें सीखने से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। और सीखने के परिभाषा, सीखने के अर्थ और सीखने के प्रकार पर इसके पहले के वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम सीखने के सिद्धांत पर कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं और उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सीखने के विभिन्न सिद्धांतों पर, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के सिद्धांत, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पर हम बीच बीच में, जैसे हमको प्रशिक्षण के अतिरिक्त मौका मिलेगा, तो हम आपके समक्ष चर्चा करते रहेंगे। और आज हम चर्चा करते हैं अधिगम के सिद्धांतों पर। तो आइए देखते हैं, उन पर कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, अधिगम सिद्धांत की भूमिका है। अधिगम सिद्धांत की भूमिका क्या है? तो अधिगम प्रक्रिया की व्याख्या करना, पूरे लर्निंग प्रोसेस की व्याख्या करना अधिगम प्रक्रिया की मुख्य भूमिका है। अधिगम सिद्धांत की मुख्य भूमिका अगर पूछा जाए, प्रश्न में आता है, तो उसको लिखना है अधिगम प्रक्रिया की व्याख्या करना। प्रश्न नंबर 2 है, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत? तो वो है प्राणी क्या सीखता है। अब यहाँ पर प्राणी की बात की गई, चूँकि लर्निंग जो है कोई भी कर सकता है, मनुष्य भी कर सकता है और पशु भी कर सकते हैं। तो पुराने समय में व्यवहारवादियों ने ज़्यादातर जो लर्निंग पर जो थ्योरीज अपनी प्रतिपादित की है, उसका सारे के सारे शुरुआत में एनिमल्स पे होते थे। इसलिए प्राणी शब्द का यूज यहाँ पर हमने किया है। तो प्राणी क्या सीखता है, प्राणी कैसे सीखता है और प्राणी क्यों सीखता है? तो अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, सीखने के सिद्धांत को मुख्य रूप से कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो सीखने के सिद्धांत को मुख्य रूप से 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और दूसरा है उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। अब अगला प्रश्न है, पूछा जा सकता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है? तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जनक थांडाइक हैं। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का आधार क्या है? अगला प्रश्न है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का आधार क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो SR थ्योरी जो है, इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य संबंध का बनना। जब कोई उद्दीपक आता है, और उद्दीपक कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई शब्द हो सकते हैं। उद्दीपक का तात्पर्य कि जो बच्चों के मन में, हमारे मन में ऐसे कोई शब्द हैं जो प्रतिक्रिया करने के, अनुक्रिया करने के लिए बाध्य कर दें। ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसे हम देखें
तो हमारा मस्तिष्क अनुक्रिया करने लगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ें, ऐसे कोई भी शब्द, ऐसे कोई भी अनुभव, ऐसे कोई भी स्पर्श, कुछ भी चीज़ें जिससे कि हमारे मस्तिष्क में अनुक्रिया होने लगे, वह उद्दीपक है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध बनता है, उसी पर यह सिद्धांत आधारित है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य संबंध का बनना जो है इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उद्दीपक सिद्धांत का आधार क्या है? अभी हमने कहा कि उद्दीपक, दो सिद्धांत बताया वर्गीकरण में कि मुख्य रूप से दो तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में बहुत सिद्धांत है, इसका वर्णन हम आगे करेंगे। उद्दीपक सिद्धांत में बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों के सिद्धांत हैं, मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं। तो अभी हम इसके एलिमेंट्री चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। उद्दीपक सिद्धांत का आधार अगर पूछा जाए तो उद्दीपक सिद्धांत, इसको कहते हैं स्टिमुलस थ्योरी, एसएस थ्योरी। तो इसका आधार है अंतर्दृष्टि, सूझ, तर्क और स्मृति। ये सब आधार हैं उद्दीपक सिद्धांत के। अब अगर कहा जाए कि उद्दीपक सिद्धांत के जनक कौन है, तो उद्दीपक के सिद्धांत के जनक कोहलर, कोफ्का एवं बर्दाइमर को माना जाता है और यही गेस्टाल्टवाद के जनक हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है भी ये कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो कोहलर, कोफ्का एवं बर्दाइमर है। अब गेस्टाल्टवाद क्या कहता है? गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण। गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए जो विषय वस्तु प्रस्तुत करना है उसको खंडों में नहीं, समूची विषय वस्तु को एक साथ प्रस्तुत करें। तो उनके दिमाग में ज़्यादा अच्छा तस्वीर बनती है, ज़्यादा अच्छी रूपरेखा बनती है, ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है, गेस्टाल्टवादियों का कहना है। अगली चीज़ है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को भी वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत है, एसआर थ्योरी, इसको भी वर्गीकृत किया गया है। तो इसका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला है उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्वलन सिद्धांत और दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अपुनर्वलन सिद्धांत। अब देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्वलन सिद्धांत क्या है? कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि उद्दीपक जब प्रस्तुत होता है सामने और जब बच्चे अनुक्रिया करते हैं किसी उद्दीपक को देख करके, और उस अनुक्रिया पर अगर पुनर्वलन दिया जाए, पुनर्वलन का तात्पर्य है उनको प्रोत्साहित करना, उनकी प्रशंसा करना, उनके लिए पुरस्कार देना। तो ये हो गया सकारात्मक पुनर्वलन। अब पुनर्वलन नकारात्मक भी होता है। अगर बच्चा कोई सही सबक कर लिया और उसको डांट दिए तो ये क्या है? ये नकारात्मक पुनर्वलन है। तो हम सकारात्मक पुनर्वलन की बात करते हैं। तो अगर बच्चों को यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाए तो अनुक्रिया बहुत अच्छी होती है और जल्दी अनुक्रिया होती है और अनुक्रियाएं बहुत ही अच्छी होती हैं अगर पुनर्वलन दिया जाए था। कुछ शिक्षा शास्त्रियों का, कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है और कुछ मनोवैज्ञानिकों को मानना है, इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया अपुनर्वलन सिद्धांत। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि उन्हें पुनर्वलन न दिया जाए तो भी अनुक्रियाएं अच्छी होती हैं। तो अब उसके आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। तो प्रश्न क्रमांक 10 है, उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्वलन सिद्धांत के समर्थक। उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्वलन सिद्धांत के समर्थक कौन है? यानी उद्दीपक को देखकर जो बच्चे अनुक्रिया करते हैं और उस पर पुनर्वलन दिया जाए
तो लर्निंग अच्छी होती है और बहुत अच्छी लर्निंग होती है। तो ऐसे विचारक कौन कौन से हैं? उनमें से हैं थॉर्नडाइक स्वयं, स्किनर, पावलोव, हल और मिलर। ये लोग कहते हैं कि पुनर्वलन का बहुत अच्छा रोल है सीखने में, अनुक्रियाएं बहुत सुदृढ़ होती हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, उद्दीपक अनुक्रिया अपुनर्वलन सिद्धांत के समर्थक। तो ये कौन कौन से हैं? गुथरी और वाटसन। गुथरी जो है समीपता का सिद्धांत, गुथरी महोदय ER गुथरी समीपता का सिद्धांत दिए हैं। JW वाटसन ये व्यवहारवाद के जनक हैं। तो इन लोगों का कहना है कि उद्दीपक को देखने पर बच्चे अनुक्रिया करते ही हैं, पुनर्वलन दिया जाए चाहे न दिया जाए। इनका कहना है कि किसी उद्दीपक को यदि समीप लाया जाए बच्चों के, अर्थात बार बार उनके पास प्रस्तुत किया जाए, तो अनुक्रिया अच्छी होती है और अधिगम अच्छा होता है, लर्निंग अच्छी होती है। पुनर्वलन का कोई महत्व नहीं है। प्रश्न क्रमांक 12 है, उद्दीपक सिद्धांत। एसर्स थ्योरी को भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, उसी तरह से उद्दीपक सिद्धांत को भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है पारंपरिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब पारंपरिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ये पुराने सिद्धांत हैं। इसके समर्थक हैं कोहलर, कोफ्का, ये संज्ञानवादी विचारक हैं, बर्दाइमर, पियाजे और टालमैन। तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, टालमैन का चिन्ह सीखना सिद्धांत है, ये सूझ द्वारा सीखना है, अंतर्दृष्टि और सूझ से सीखना है। ये सारे सिद्धांत जो हैं पारंपरिक संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं। और इसके विपरीत एक दूसरा है उद्दीपक सिद्धांत का दूसरा वर्गीकरण है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ये भी आधुनिक संज्ञानवादी विचारक हैं, आशुवेल, ब्रूनर और बंडूरा। इनके अनुसार उद्दीपक सिद्धांत भी इनके अनुसार ही पोषित होता है। तो अब इस तरह से हमारा ये जो कुछ प्रश्न थे अधिगम सिद्धांत पर आधारित, तो ये पूरे हुए। और हम आगे अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों पर, विभिन्न विचारकों के सिद्धांतों पर, थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर, स्किनर के सिद्धांत पर, पावलोव का सिद्धांत, हल के सिद्धांत, गुथरी, ये कोफ्का, कोहलर एवं बर्दाइमर गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत पर हम आपसे बीच बीच में जैसा मौका मिलेगा तो चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। बस आवश्यक है आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, एक भी वीडियो को हमारे न छोड़ें। बहुत ही उपयोगी वीडियोज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे और एक शिक्षक के दृष्टिकोण से, और साथ ही जो पीढ़ी शिक्षक बनने की तैयारी कर रही है उसके लिए भी हमारे वीडियोज बहुत ही आवश्यक हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे इस हमारे चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो दोस्तों निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि एक भी वीडियो छूटने न पाए। जैसे ही हम अपलोड करें वैसे ही नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद।